जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट समान ज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि समुद्री जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, हैंडपंप यानी बोरिंग का जल, चापाकल का जल, कुआं का जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे किसको हम मिनरल वाटर कहेंगे, किसे हम डिस्टिल वाटर कहेंगे। बहुत कोई बोलता है मिनरल वाटर दीजिए, कोई बोलता है डिस्टिल वाटर दीजिए। तो ये मिनरल वाटर किसको कहेंगे, डिस्टिल वाटर किसको कहेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि चांदी का सिक्का जो बना होता है या फिर सोना का सिक्का बना होता है, उसमें देखते हैं मोहर लगा हुआ रहता है, उसको ढाल के नहीं बनाया जाता है। जबकि तांबा का सिक्का देखिएगा तो ढाल के बनाता है, या फिर चांदी या सोना का कुछ भी बनाया जाता है तो वो मोहर लगा के बनाता है, किसी सांचा में ढाल के नहीं बनाता है। आखिर ऐसा क्यों। साथ ही हम लोग सीखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है, हम कैसे उससे केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल, चारकोल प्राप्त करते हैं। साथ ही आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ढलवा लोहा, बर्फ, पीतल अपने द्रव पर क्यों तैरता है, तैरने का क्या कारण है। साथ ही आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि गर्म सूप बहुत तेज़ी से पूरे रूम में क्यों फैलता है। इन सभी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो कहीं ना कहीं एक नंबर आपके लिए ला देगा यदि आप पूरी क्लास को देखते हैं तो। कहते हैं किताबों के पन्ने पलट कर कहते हो ज़िंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो। किताबों के पन्ने पलट कर कहते हो ज़िंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात हो। ख्वाबों में जिसे रोज़ सोचते हैं हकीकत में एक बार मिल जाए तो क्या बात हो। तो यदि आप किसी सब्जेक्ट को अपना बनाना चाहते हैं तो केवल पन्ना को पलटिए मत, उसमें जो भी बिंदु लिखा हुआ है उनको आप समझिए, तो ही वह सब्जेक्ट आपके लिए आसान होगा और अपना होगा। अन्यथा किताब किताब ही रह जाएगा, आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो उसी चीज़ को आज हम आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो भी नए व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मेरा हौसला और भी बुलंद होगा और हम आपके लिए इसी तरह अच्छा से अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं आज का क्लास। मिश्रण को अलग करने की कुछ प्रमुख विधियां। मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। जैसे मिश्रण है शराब और पानी का, तो शराब और पानी का मिश्रण है। यदि हम कहेंगे कि पानी को अलग कर दीजिए तो आप कैसे इसको अलग करेंगे। तो यहाँ पहला है रवाकरण क्रिस्टलाइजेशन विधि। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक जार में पानी और शराब दोनों है, हमको पानी अलग करना है, तो हम जानते हैं कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है, जबकि शराब -115 डिग्री सेल्सियस ताप पर जमता है। तो जब दोनों के मिश्रण को हम अलग करेंगे तो हम इस मिश्रण को ठंडा करेंगे। कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको हम ठंडा करते हैं। तो जैसे ही ठंडा करेंगे
तो जो जितना भाग जल होगा वो बर्फ़ में बदल जाएगा और जो भाग शराब होगा वह बर्फ़ नहीं बदलेगा, वो शराब में ही रहेगा। तो उस स्थिति में बर्फ़ को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो वह कौन सा विधि कहलाएगा? रवाकरण विधि कहलाएगा। इसी प्रकार चीनी और नमक का अगर यदि मिश्रण है और इसको हम अलग करने का प्रयास करेंगे तो उसको पहले इथाइल अल्कोहल में घोल दिया जाता है। जैसे ही आप इथाइल अल्कोहल में घोलेंगे तो कुछ तापमान में अंतर होगा और जिससे चीनी अल्कोहल में ही रह जाएगा और नमक ठोस अवस्था में बदल जाता है और चीनी और नमक अलग आसानी से हो जाता है। तो ये था आपका रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन विधि। बोलेगा चीनी तथा नमक को किस विधि से अलग किया जाता है? तो रवाकरण विधि कहलाएगा। शराब तथा पानी को किस विधि से अलग करेंगे? तो रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन विधि से अलग करेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं अर्थात इस विधि से ठोस और कार्बनिक पदार्थ के मिश्रण को अलग किया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला अधिक इम्पोर्टेंट है। आसवन विधि, डिस्टिलाइजेशन, किसी द्रव को वाष्प करके पुनः ठंडा यानी ठंडा को बोलेंगे संघनन करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। जैसे समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध कर आशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर तैयार किया जाता है, जबकि बोरिंग का जल, हैंडपंप का जल, कुआं का जल, इसका यदि हम शुद्धिकरण करेंगे तो उसको फिल्टराइजेशन करते हैं यानी फिल्टर करते हैं। और फिल्टर का हिंदी होता है निस्पंदन। तो आप निस्पंदन हिंदी में इस तरह शुद्ध हिंदी है, ये आपको शायद ये याद नहीं होगा, लेकिन ये फिल्ट्रेशन आपको याद होगा। तो बोलेगा बोरिंग का जल, हैंडपंप का जल किस विधि से शुद्धिकरण किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें। तो इस तरह से जो प्राप्त होगा फिल्ट्रेशन करके, कुआं का जल, नल का जल या फिर बोरिंग का जल, उसको बोलेंगे मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर और डिस्टिल वाटर किसको कहेंगे? यदि समुद्र का जल को हम शुद्धिकरण करते हैं और पीने योग्य बनाते हैं तो वो कहलाता है डिस्टिल वाटर। और यदि नल का जल यानी कुआं का जल या फिर चापाकल का जल या बोरिंग का जल को यदि हम शुद्धिकरण करेंगे फिल्ट्रेशन करके तो उसको हम बोलेंगे मिनरल वाटर। तो यहाँ तक यदि आपसे पूछे कि समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है तो आसवन विधि द्वारा किया जाता है। इसी से आपको अशुद्ध जल प्राप्त होगा आसवन विधि द्वारा। लेकिन बोरिंग का जल का शुद्धिकरण अगर पूछे किस विधि से किया जाता है तो फिल्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा केवल समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि से? आसवन विधि से। अब यहाँ समझते हैं कि समुद्री जल कैसे अशुद्ध जल बन जाता है। ये समुद्री जल है, समुद्री जल में पानी और नमक मिला हुआ रहता है। तो जैसे ही समुद्री जल को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो वो जल जो है वो वाष्प बनना प्रारंभ हो जाता है। और ये प्रखनली लगा हुआ है इस कैंटर में, और ये प्रखनली में जल क्या होता है? वाष्प बनने लगता है और वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है, जबकि नमक कैंटर में ही रहता है। और धीरे धीरे जब यहाँ पे आगे बढ़ता है तो दूसरा कैंटर में यहाँ पे ठंडा करने वाला मशीन लगा हुआ रहता है और ये वाष्प को ठंडा कर देता है। और ठंडा करना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और जब ठंडा हो जाए तब यहाँ इस कैंटर में अशुद्ध जल प्राप्त होता है, जो पीने योग्य वाला जल प्राप्त होता है। इस तरह से पानी और नमक में पानी अलग हो जाता है, नमक अलग हो जाता है। और इसी विधि को हम लोग बोलेंगे आसवन विधि। तो समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा होता है। आसवन विधि में पहला वाष्पीकरण होता है, दूसरा संघनन प्रक्रिया होता है। तो अगर ये पूछे कि आसवन विधि में कौन सा 2 प्रक्रिया होता है तो वाष्पीकरण और दूसरा संघनन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए देखते हैं 3 नंबर।
प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। प्रभाजी आसवन विधि से क्या करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं, इस विधि से वैसे मिश्रित द्रव को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण। ये पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को ही खनिज तेल या कच्चा तेल कहेंगे। तो कच्चा तेल या खनिज तेल से क्या क्या प्राप्त होता है, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, चारकोल यानी अलकतरा। तो क्या होता है कि ये पेट्रोलियम पदार्थ है, तो यदि मान लेते हैं यहाँ पे x डिग्री सेल्सियस ताप दे रहे हैं तो डीजल बनता है। तो यदि और इससे थोड़ा सा आगे तापमान दे देंगे x + 0.1 डिग्री सेल्सियस तो ये पेट्रोल बन जाएगा। इसी प्रकार से और थोड़ा सा यदि तापमान को बढ़ा देते हैं तो ये किरोसिन तेल बन जाएगा, और थोड़ा सा तापमान बढ़ा देते हैं तो ये चारकोल बन जाएगा। यानी इसमें तापमान में बहुत कम का अंतर है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह का अंतर है। तो बहुत कम का जब अंतर हो तो उस तरह के पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाएगा, प्रभाजी आसवन विधि से। आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ताप में बहुत कम का अंतर होता है, इसलिए इसको प्रभाजी आसवन से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये परीक्षा में बार बार पूछ रहा है, इसी को याद रखना है। इसके बाद पहले क्या पढ़े थे, आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। चौथा नंबर है भाप आसवन विधि। भाप आसवन में क्या होता है, इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अघुलनशील होता है, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। अपघटित यानी टूट जाता है। जैसे इथाइल अल्कोहल को यदि हम गर्म करेंगे तो ये क्या टूट जाएगा, जैसे इथाइल अल्कोहल है CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल को यदि हम, ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल को यदि हम 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो ये क्या होता है, अपना ताप पर क्या होता है, टूट जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील हो, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। अपना ताप पर क्या होता है, टूट जाता है। उसको हम किस विधि से अलग करेंगे, भाप आसवन विधि से। तो इसको भाप आसवन विधि से अलग करेंगे, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, इस सब को किस विधि से, भाप आसवन विधि द्वारा इसको अलग करेंगे। तो इसमें से दो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, एक भाप आसवन विधि और एक आसवन विधि। आसवन विधि से हम लोग क्या सीखे, आसवन विधि से समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है जिससे हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं, और प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण क्या है, घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। जैसे एक कुकर है, और जब कुकर में कोई भोजन बनाते हैं तो ये पूरा गैस से भरा हुआ होता है, और यहाँ पे गैस से पूरा भरा हुआ है, एकदम पूरा नज़दीक है, और बाहर का हवा सही है, बहुत सारा खाली जगह है हवा से। तो ये घना से क्या करेगा, जब बाहर निकलेगा तो ये फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह इसका कम मिल रहा था, और जैसे ही बाहर निकला उसका जगह अधिक मिल गया तो वो फैलेगा। तो क्या होता है, गैस हमेशा अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर बढ़ता है, यानी फैलता है। तो अधिक घनत्व था कुकर में, जैसे ही वो निकला बाहर तो कम घनत्व की ओर वो बहने लगा, तो यही हो गया विसरण। तो यहाँ लिखा है घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैस में मिलना विसरण कहलाता है। ताप बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। ताप बढ़ने से गैस अधिक बन जाएगा, और छोटा जगह में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगा। जब वो बाहर में निकलेगा तो क्या होगा, फैलेगा।
तो यहाँ लिखा है मिश्रण गुण के कारण गर्म खाने का सुगंध कमरे में फैल जाता है, क्योंकि गर्म खाने का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, होने के कारण कम घनत्व की ओर जाता है। गर्म खाना का घनत्व तो क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण कम घनत्व की ओर वो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सुगंध होता है। इसी प्रकार इत्र की बोतल में सुगंध का फैलना, जैसे कि सेंट का कोई बोतल है, यदि उसको हम दबाते हैं तो सेंट में तो बोतल में पूरा घना रहता है गैस, और जैसे ही वो बाहर निकालता है तो क्या होता है, वातावरण में सुगंध फैलने लगता है। तो यह इत्र की बोतल से सुगंध फैलता है जब उसको निकालते हैं। मलमूत्र की दुर्गंध का नाक तक पहुंचाना, ये किसका उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन किससे पूछेगा कि इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना किसका उदाहरण है या किससे होता है, तो मिश्रण गुण के कारण होता है। मलमूत्र का दुर्गंध नाक तक पहुंचाना किस कारण होता है, मिश्रण गुण के कारण होता है। गर्म सूप का खाना पूरे कमरे में फैलना कैसे होता है, तो मिश्रण गुण के कारण होता है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों। अब आते हैं नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे ठोस से सीधे ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर क्या होता है, कपूर को जैसे ही कपूर को निकालते हैं तो ये क्या होता है, फैलने लगता है, और ये क्या होता है, धीरे धीरे गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो ठोस था कपूर, वो द्रव में परिवर्तन नहीं हुआ, वो किस में परिवर्तन हो गया, सीधा गैस में परिवर्तन। उसी तरह आयोडीन, इसी प्रकार नौसादर, इसी प्रकार गंधक यानी सल्फर, उसी तरह आइडोफॉर्म, इसी तरह एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन। ये सब उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि यही सब आपको दे दे और बोला कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन है, कपूर, आयोडीन, नौसादर, गंधक, आइडोफॉर्म, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड। केवल ये ऊर्ध्वपातन का क्या परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको उदाहरण देके पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। दूसरा इसी प्रकार है डिपोजिशन। ये क्या होता है कि वैसे वाष्पशील पदार्थ जो द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाता है। जैसे गैस, कपूर गैस में होगा और सीधे क्या हो जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो लिखा हुआ रहेगा यदि द्रव से सीधा ठोस में बदलता है तो क्या कहलाता है, डिस्पोजिशन कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पे बोलेगा ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और यहाँ बोलेगा वाष्प और द्रव से सीधा ठोस में बदलना डिस्पोजिशन कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई द्रव जमने लगता है उसको हिमांक कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ में बदल जाता है तो इसको हम लोग हिमांक कहेंगे। कोई द्रव जैसे क्या होता है, कोई द्रव जमने लगता है उसी को बोलेंगे हिमांक। जैसे पानी से बर्फ बदल गया तो ये क्या किया, पानी से बर्फ में ठोस अवस्था में बदल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बर्फ का हिमांक तथा द्रवणांक 0 डिग्री C होता है। हिमांक अगर पूछे कि बर्फ का हिमांक कितना होता है या फिर द्रवणांक कितना होता है तो 0 डिग्री C होता है, यानी 0 डिग्री ताप पर क्या होगा, ये बर्फ बदल जाएगा। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर हिमांक और द्रवणांक कम हो जाता है। यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला देंगे तो हिमांक और द्रवणांक घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द्रवणांक या फिर इसी को बोलेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है उसे द्रवणांक कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, उसी को द्रवणांक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा द्रवणांक के दाब का प्रभाव क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
द्रव्यनांक या गलनांक पर दाब का प्रभाव। जिस पदार्थ का आयतन गलने से बढ़ता है, जैसे कोई पदार्थ है और यदि गल के बढ़ जाएगा, मान लो ये इतना सा था लेकिन वो इतना सा हो गया, गलने के बाद जगह आयतन वो बढ़ा लेता है, गलने से बढ़ता है, उसका द्रव्यनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। यहाँ पे क्या लिखा है, जिस पदार्थ का आयतन गलने से, यदि आयतन यहाँ था और हम इसको गलाएंगे और आयतन बढ़ने लगेगा तो उसका दाब बढ़ाने पर भी उसका क्या होगा, द्रव्यनांक बढ़ेगा, जैसे तांबा, मोम। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु है, जिस पदार्थ का आयतन गलने से घटता है, यानी यदि गलने से घटेगा उसका द्रव्यनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, जैसे बर्फ़। बर्फ़ को यदि हम गलाते हैं, ये इतना बड़ा बर्फ़ है, यदि इसको गलाते हैं तो ये छोटा हो जाएगा, तो क्या होता है, आयतन छोटा होने लगेगा। तो इसी प्रकार यदि इसमें दाब डालेंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन आता है कि बर्फ़ पर दाब डालने पर उसका गलनांक क्या होगा, तो ये क्या है, आयतन इसका घटता है, इसका मतलब दाब डालने पर इसका द्रव्यनांक घटेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस पदार्थ का आयतन गलने से घटता है, यानी बर्फ़ क्या होगा, आयतन इसका घटेगा, उसका द्रव्यनांक दाब बढ़ाने पर घटता है। तो बर्फ़ में यदि दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा। इसी प्रकार ढलवा लोहा आयतन गलने से घटता है, इसलिए इसमें दाब डालेंगे तो द्रव्यनांक कम हो जाएगा। इसी प्रकार पीतल, इसी प्रकार बिस्मथ। ये सभी उदाहरण आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नोट इसमें देखते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थ गलने पर आयतन में वृद्धि होते हैं, जिस कारण अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाते हैं, परंतु ढलवा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल, चांदी, सोना आदि गलने पर आयतन सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले हुए द्रव में तैरने लगते हैं। क्या होता है, बहुत सारा द्रव जो है वो गलने पर आयतन वृद्धि करता है और वृद्धि करने के कारण अपना ही द्रव में वो डूब जाएगा। लेकिन कुछ पदार्थ हैं जैसे बर्फ़, वो अगर गलता है तो वो उसका आयतन सिकुड़ता है और सिकुड़ने के कारण जो गला हुआ पानी है उसी में बर्फ़ तैरने लगता है। इसी प्रकार से ढलवा लोहा भी है। ढलवा लोहा जैसे ही गलता है तो अपने ही गले हुए भाग में तैरने लगता है, वो डूबेगा नहीं। इसी प्रकार से एंटीमनी भी कार्य करता है, इसी प्रकार से पीतल, इसी प्रकार से चांदी, सोना, इस तरह से। तो क्या है कि ये अपने ही आयतन में क्या होता है, अपना आयतन को सिकुड़ लेने के कारण द्रव में तैरने लगता है। तो यहाँ पे हो गया कि ढलवा लोहा, बर्फ, एंटीमनी, ये सब क्या होगा, अपने ही द्रव में तैरने लगेगा। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पलवन करता है, यानी बर्फ का टुकड़ा तैरने लगता है। अब आते हैं मुद्रा किन किन धातु का बनता है, किन का नहीं। मुद्रा ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जिसे सांचे में ढालने पर पूर्णतः सांचा का आकार धारण करे, अर्थात जमने पर आयतन में वृद्धि हो। लेकिन यदि हम चांदी या सोना को यदि हम गलाएंगे तो उसमें आयतन में वृद्धि नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो पूरा सांचा का आकार धारण नहीं करेगा, जिस कारण चांदी, सोना और पीतल ये सब का क्या है, सिक्का ढाल कर नहीं बनाया जाता है, उसमें केवल मोहर लगा के बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चांदी, सोना, पीतल की मुद्रा नहीं ढाली जाती है, केवल मोहर यानी स्टम्प लगा कर बनाई जाती है। यानी सोना, चांदी ये सब का ढाल कर सिक्का नहीं बनाएंगे, कैसे बनाता है, मोहर लगाकर यानी स्टम्प लगाकर। तो यहाँ पे समझ गए क्यों नहीं होता है, क्यों इसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि चांदी को यदि हम गलाते हैं तो वो क्या होता है, आयतन में वृद्धि नहीं करके क्या करता है, आयतन में अपना कमी कर लेता है, जिसके कारण इसमें चांदी सोना का सिक्का ढाल कर नहीं बनाया जाता है, उसमें स्टम्प लगा के मुद्रा बनाया जाता है। इसी पर यहाँ पे लिखा है, मिश्र धातु का गलनांक उन्हें बनाने वाले पदार्थ के गलनांक से कम होते हैं, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाते हैं।
कोई भी पदार्थ होता है अपने आप में जब उसमें मिश्रण नहीं होता है तो उसका गलनांक अधिक होगा, लेकिन यदि उसको मिश्रण बना दिया जाए, धातु को बहुत सारा 2-3 धातु को यदि मिला के मिश्रण बना दिया जाए तो उसका क्या होता है, गलनांक घट जाता है। तो ये सभी बातों को आज हम लोग सीखे। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। यदि आप इसी प्रकार का क्लास रेगुलर चाहते हैं तो नए व्यूअर जो भी हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।